हेलो जी। तो आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और एनबीएफसी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प, है ना। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो करीबन 28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम इसका बिजनेस मॉडल समझने जाएं तो हमें पता चलेगा एकदम कट कॉपी पेस्ट बिजनेस मॉडल है जो बजाज फाइनेंस करने की कोशिश कर रहा है। बजाज फाइनेंस की ये कंज्यूमर लोन्स देने की कोशिश कर रहा है। उसका बेस काफी बड़ा है, तो आप वो होम लोन वाले सेगमेंट में भी घुस गया, बट इनके साथ वो वाला अभी प्रॉब्लम आया नहीं है। इनको भी अभी स्कोप ऑफ ग्रोथ तो खूब दिख रहा है। तो अभी ये अपना होम लोन वाले सेगमेंट में ज्यादा घुस नहीं रहे। बट बेसिकली वही है कि एक एनबीएफसी कंपनी है जो लेंडिंग कर रहा है ना। और एकदम 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 टॉप टीयर वाले लोगों को लेंड करने की कोशिश कर रहा है। टीयर 1 2 3 वाले लोगों को एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ा बहुत एमएसएमई लोन्स वगैरह भी दे रहा है। इनके दोनों कंपोनेंट है कि बस सिक्योर्ड लोन भी दे रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन भी दे रहे हैं। अब आप बना देते हैं नंबर्स को और देख लेते हैं कंपनी ने Q1 में कैसा नंबर पोस्ट किया और क्या कहानी कही। अगर हम अच्छा, उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। इनका इनका एक प्लान्ड चेंज हुआ है मैनेजमेंट में। इनका जो एमडी है, एमडी चेंज हुआ है, एमडी एंड सीईओ का पोजीशन चेंज हुआ है और मिस्टर अरविंद ज्वाइन किए इनको एज एन एमडी एंड सीईओ। तो इनके इनके बारे में भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इनसे कौन कॉल में जब बात करेंगे, अभी मैंने कौन कॉल इसका सुना नहीं है। इस पे कौन कौन सुन के हमें समझ में आएगा कि भाई ये ये चेंज ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या कोई कोई कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, या फिर किस तरीके का दिमाग चलता है मैनेजमेंट का बाकी सारी चीजों से, मतलब ग्रोथ एस्पेक्ट्स में, या फिर किस तरीके से ग्रोथ आनी है उस एस्पेक्ट्स में, है ना। अब देख लेते हैं एयूएम ग्रोथ कितना आया। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का एयूएम बढ़ा 52% ऑन अ वाई लेवल एंड 8% ऑन क्वार्टर लेवल। और ये बढ़ने के बाद इनका टोटल जो एयूएम साइज है वो पहुंच गया 27,000 करोड़ के आसपास का। तो मतलब 52% का एयूएम ग्रोथ तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 8% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी ग्रोथ बहुत बढ़िया बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर पैट की बात करें तो पैट फॉर्म का बढ़ा 46% ऑन अ वाई लेवल एंड डी ग्रू किया 12% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब देखो अभी डी ग्रू क्यों किया भाई। आपका आप ऐसे समझो कि आपका जो एयूएम है वो वाई वाई भी अच्छी पेस पे बढ़ा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे पेस पे बढ़ा, तो ये आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट डी ग्रू क्यों कर गया। पैट में क्या था, पिछले साल एक एक टैक्स कंपोनेंट आया था 41 करोड़ रुपीस के आसपास का। तो उनको टैक्स बेनिफिट मिला था पिछले क्वार्टर में। अब वो टैक्स बेनिफिट वन टाइम चीज होती है, ये तो है नहीं कि आपका हर क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिलता जाएगा। तो अगर हम वो 41 करोड़ रुपीस पिछले क्वार्टर के पैट में से हटा दें तो ये हमें देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल सही लेवल पे पार्ट आ गया है, कोई डी ग्रोथ नहीं हुआ है। कुछ 2 3 करोड़ से पार्ट ज्यादा ही है, मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ भी नहीं आया, बट कोई डी ग्रो नहीं हुआ पार्ट। जो हमें यहाँ पर नंबर दिख रहा है 12% का, ये 12% कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। अब कंपनी ने भिड़ते ही एक अपनी पीपीटी में गाइडेंस दे रखा है, तो उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंपनी कह रही है FY 25 से हम स्टार्ट करेंगे हम अपना सॉलिडिफाई एक्सपैंड और स्केल ऑपरेशंस। इसमें ये क्या करेंगे, इसमें इनका बेसिक टारगेट ये है कि नेक्स्ट 5 से 6 साल में, नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में ये अपना एयूएम 5 to 6 टाइम्स कर दें। मतलब अभी जैसे इनका अभी जैसे इनका करीबन करीबन 27,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है। इसको 1,70,000 करोड़ के आसपास का एयूएम कर दें इन नेक्स्ट 5 6 ईयर्स, है ना। अगर इसका हम सीएजीआर निकालते हैं तो सीएजीआर इसका आता है करीबन करीबन इसका 35% के आसपास कैसे इसका सीएजीआर आता है ना। तो कंपनी कह रही है कि हम 35% के आसपास से ग्रो करेंगे। अभी इन्होंने कितने से ग्रो किया, 52% के आसपास से ग्रो किया। और जनरली ये नॉर्थ ऑफ 40% के आसपास ही ग्रो करते हुए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा कम है, बट गाइडेंस मैनेजमेंट 35% का देके चल रहा है, 35 36% का देके चल रहा है। इसको हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्या इसको ओवर डिलीवर करते हैं या इसी के बराबर रहते हैं, या इसमें भी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आती है ना। अगर हम अगर हम बात करें तो ये किस किस तरीके से आएगा, इसके लिए भी मैनेजमेंट ने एक एक प्लान दिया। एक तो उन्होंने बोला कि ये अपना अपना कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेगमेंट में ग्रोथ लेके आएंगे। कैसे, देखो जैसे आप किसी भी सपोज लोकल लोकल रिटेलर के पास गए, है ना। तो वहां पर आपको आपको एक बजाज फाइनेंस वाला या फिर पूना वाला बैठा हुआ मिलेगा। आप सपोज ग्रेट ईस्टर्न गए, ग्रेट ईस्टर्न क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है जो पैन इंडिया है ना। तो अब आप ग्रेट ईस्टर्न में घुसे, ग्रेट ईस्टर्न में आपने सपोज एक फ्रिज सेलेक्ट किया, फ्रिज का प्राइस है 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए आपका प्राइस है, तो आपको वहीं बजाज फाइनेंस वाला या पूना वाला बैठा हुआ मिलेगा कि सर आप एक काम करो, आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लो। आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लो और हम आपको बजाज की तरफ से ईएमआई दे देंगे, ये ऑफर दे देंगे, ये ऑफर दे देंगे, फलाना ऑफर दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे।
तो एक तो ये अपना अपना कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले सेगमेंट में और पेनिट्रेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, पहली चीज हो गई, है ना। और इसके लिए चूज कर रहे हैं एकदम क्लीन कस्टमर, एकदम टीयर 1 टीयर 2 वाला। इसमें कोई भी गांव में घुस के या ऐसे ऐसे किसी भी जगह देना नहीं चाह रहे, एकदम टॉप क्वालिटी, एकदम बढ़िया कस्टमर को ये देना चाह रहे हैं, है ना। और इसके लिए इनको कोई कोई फर्दर ब्रांच एक्सपेंशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कंपनी बोलती है। उसके बाद आता है प्राइम कैटेगरी पर्सनल लोन। प्राइम कैटेगरी पर्सनल लोन क्या हो गया? ये भी वही हो गया, टीयर 1 2 सिटीज वाले जो एकदम ही बढ़िया क्वालिटी का, जिनका बहुत बढ़िया सिबिल है, बहुत बढ़िया क्रेडिट हिस्ट्री है, एकदम पक्के कस्टमर को अपना अपना होम लोन क्रॉस सेल करना। अब सपोज आप इनके पास एक कस्टमर हो टीयर 1 2 सिटी के, आपने इनसे कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लिया 2 साल पहले, उसके बाद आप इनके रेगुलर कस्टमर बन गए, तो अब आप ये आपको क्रॉस सेल करने की कोशिश करेंगे एक एक पर्सनल लोन, कि भाई आप हमारे इतने अच्छे कस्टमर हो, हमारे पास आपका इतना अच्छा डेटा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक काम करो आप हमसे ही पर्सनल लोन भी ले लो, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट पड़े तो हमारे पास आओ, हम आपको पर्सनल लोन भी दे देंगे। ये भी इनका फिजिकल डिजिटल दोनों मोड में चलेगा, और इसके लिए भी कोई फर्दर ब्रांच एक्सपेंशन की इनको रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है। इसके अलावा दो और सेगमेंट्स है, उन दोनों की भी बात कर लेते हैं। तो एक तो है शॉपकीपर लोन। शॉपकीपर लोन मतलब क्या? ये वही उसी तरीके का काम है कि टीयर 1 2 सिटीज में जाके शॉपकीपर को वो लोन दे दिया। अब सपोज एक किराने वाला है, किराने वाले को 5 लाख रुपए की जरूरत थी, आपने किराने वाले को 5 लाख रुपए का लोन दे दिया, बट आपने उसके पीओएस सिस्टम पे डायरेक्टली वो लोन एनेबल किया। पीओएस सिस्टम क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल से कंपनी के पास पूरा का पूरा डेटा रहेगा कि भाई इसने आज कितने कितने रुपए की सेल करी कि इसकी टोटल सेल थी आज 10,000 रुपए की, एवरेज टिकट था इसका 700 रुपए का, है ना। तो इस तरीके से आपके पास सारा डेटा रहेगा, और फिर आप उसी से वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे पूरा का पूरा पैसा कलेक्ट करते रह सकते हो। तो ये इनको एक एडेड एडवांटेज देता है कि अगर आपके पास टीओएस का पूरा डेटा है ना, तो आपके पास दुकानदार की फुल ट्रांसपेरेंसी है कि इसके यहाँ पर कितना फुटफॉल है, क्या एवरेज टिकट प्राइस है, क्या एवरेज डेली सेलिंग वॉल्यूम कितना है, कितना रेवेन्यू कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरी की पूरी कहानी हो जाएगी। तो जो आपका एकदम क्रेडिट हिस्ट्री वाला लोड है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री उतनी अच्छी ना हो, उतनी उतनी टॉप क्वालिटी ना हो, बट उसके उसके रेगुलर पॉइंट ऑफ सेल से हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये धंधा तो रोज 15 20 हजार रुपए का कर लेता है, तो ये मेरा लोन तो वापस चुका पाएगा। और अब फाइनली बात करें तो ये है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, और इसमें भी ह्यूज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, क्योंकि नया कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट तो बिल्कुल ही ठंडा पड़ा है, वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ ही 3 4 5% का आ रहा है। तो वॉल्यूम ग्रोथ अगर 4 5% का आ रहा है नए सेगमेंट पे, तो आपकी लोन देने का ग्रोथ कैसे बढ़ सकता है? तो सब लोग ह्यूज सीवी सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, और ये लोग भी ह्यूज सीवी सेगमेंट की तरफ ही जाना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, इनका जो यील्ड है वो एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि ये अपना एमएसएमई पोर्टफोलियो ना थोड़ा सा बढ़ोतरी करेंगे, मतलब एमएसएमई पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, इसकी वजह से इनके यील्ड्स बढ़ेंगे। और ये सारे होंगे सिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि भाई कमर्शियल कमर्शियल व्हीकल लोन है, तो वो बैक्ड बाय व्हीकल होगा ही होगा। अब आपने उसने ट्रक खरीदा, तो ट्रक को तो एक एज अ कोलेटरल आप लेके ही चलोगे ना, जैसे गाड़ी के लोन में आप गाड़ी को कोलेटरल लेके चलते। तो ये सारा सिक्योर्ड भी है, और इससे थोड़ी यील्ड भी एक्सपैंड हो जाएगी, और एमएसएमई सेक्टर भी इनका एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन की बात करें, तो बेसिकली 5 6 मेन सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया इनके बिजनेस लोन्स। बिजनेस लोन्स क्या होगा? मतलब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एवरेज टिकट साइज आप समझ लो कि इनका टिकट साइज रहता है 1 लाख से लेकर 50 लाख तक, और इनकी यील्ड रहती है 15% के आसपास, और टेन्योर रहता है 6 to 48 मंथ्स। इतना गणित में जाने की जरूरत नहीं है, अपन सेगमेंट सेगमेंट देख लेते हैं, है ना। अगर दूसरे सेगमेंट की बात करें, तो दूसरा सेगमेंट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसका टेन्योर थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी पे तो आपका आपका टेन्योर लंबा हो ही सकता है। तो ये टेन्योर होता है इसका 3 से 15 साल, बट ये बहुत बहुत छोटा सेगमेंट है अभी भी। ये बजाज फाइनेंस की तरह होम लोन वाला सेगमेंट नहीं है, ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मतलब घर बनाने के लिए लोन नहीं है, बट घर के बदले में लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। ये नॉट दिस इज नॉट हाउसिंग लोन, ठीक है। फिर आ जाता है आपके प्रोफेशनल लोन्स, फिर आ जाता है कुछ पर्सनल लोन्स, और फिर छोटा सा एक पोर्शन आ जाता है अदर्स का, और एक आ जाता है प्री ओन्ड कार्स का। तो ये प्री ओन्ड कार्स में भी डील करते हैं, जैसे अभी हमने समझा कि ये प्री ओन्ड कमर्शियल व्हीकल में एंटर करके और ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ वहां से लेके आना चाह रहे हैं। ऐसे इनका एक सेगमेंट है प्री ओन्ड कार्स का, जो सेकंड हैंड कार्स की बिक्री होती है, उसमें भी ये लोग फाइनेंसिंग करते हैं। अगर हम थोड़ा सा मिक्स की बात कर ले, कैसा रेवेन्यू मिक्स चल रहा है, तो ये अपना अनसिक्योर्ड बुक टू सिक्योर्ड बुक रेशियो 49:51 के आसपास मेंटेन कर रहा है। मतलब बेसिकली ऐसा समझो कि एक परसेंट ज्यादा सिक्योर्ड लोन है, 49% आर अनसिक्योर्ड एंड 51% आर सिक्योर्ड। और अगर हम सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है 35%,
जिसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों आ गया। पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है या कंट्रीब्यूट करता है 28%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 17%, सीओसी 14%, और जो बचा कुछ है वो छोटा मोटा अदर्स वाला सेगमेंट आ जाता है। अगर इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग स्टेबल रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट करीबन करीबन 10 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज आया वाई वाई लेवल पे, तो थोड़ा सा इंक्रीज आया वाई वाई लेवल पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल रहे। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें देखने को मिली कि अब इनकी 70% ऑफ द बोरिंग आर फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल रेट्स पे है, मतलब इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है। मतलब अब जैसे जैसे बात हो रही है कि सितंबर में रेट कट आएगा, तो रेट कट आएगा तो आरबीआई भी अपना रेपो रेट डाउन करेगा, तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आ जाएगा। तो अभी इस टाइम पे जितना जितना बड़ा फ्लेक्सिबल बोरिंग है, जितना बड़ा फ्लेक्सिबल बोरिंग है कंपनी के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर अभी आपके पास ज्यादा पोर्शन ऑफ फिक्स्ड यील्डिंग बोरोइंग है, तो आप क्या करोगे, आप हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल में टॉप की साइड में फंस जाओगे। वहीं अगर आपके पास सारा का सारा वेरिएबल है, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी लगातार नीचे आती रहेगी। तो इन्होंने वही बताया कि 70% इनके पास वेरिएबल रेट पर है ना। और बात करें तो ये टोटली एक डेटा ड्रिवन कंपनी है, मतलब आप ऐसे समझो इनके पास कितने लाखों हजारों कस्टमर का डेटा होता है ना। तो उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, अपने एआई मशीन लर्निंग मॉडल्स पे ट्रेन करते हैं, उससे ये अपना रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं। हर एक कस्टमर को अपना एक एक खुद का इंटरनली एक स्कोर देते हैं। आप देखो क्या होता है, आप सपोज आप गए पूना वाला के पास, पूना वाला आपका सारा डेटा फेच करके आप अपने अपने मॉडल्स में डालेगा, अपने मॉडल में डाल के उसके उसके हिसाब से आपका अपना एक क्रेडिट स्कोर निकालेगा, जो उनके उनके इंटरनली एक स्कोर निकालेगा कि भाई ये कितना रिस्क वाला कस्टमर है, इसकी पहले की कैसे क्रेडिट हिस्ट्री रही है, इसका पैसा क्या क्या पहले पास्ट रिकॉर्ड रहा है, ये क्या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का है, सैलरी कैटेगरी का है। ये सारे डेटा पॉइंट कंबाइन करके एक आपका स्कोर बनेगा, जिससे पूना वालों को पता चलेगा कि वो आपके लोन के ऊपर कितना रिस्क ले रहा है, कि भाई क्या आपको ये लोन ज्यादा रेट पे देना चाहिए या कम रेट पे देना चाहिए, या फिर मतलब आप किस तरीके के कस्टमर हो, क्या आपको लोन देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो प्योर प्योर एक डेटा ड्रिवन कंपनी है, और इन्होंने अपना टेक पे बहुत ज्यादा खर्चा भी किया और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि अपने टेक को और एडवांस बना रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे उतना ज्यादा आपका रिस्क फ्रेमवर्क स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर पाओगे, आपको पहले ही पता चल पाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। अगर इनके ओपेक्स की बात करें, ओपेक्स टू है मतलब एक कंपनी की एफिशिएंसी बताता है, दिस इज एज गुड एज कॉस्ट टू इनकम भी लगातार इनका नीचे आ रहा है, करीबन 36% के आसपास आ गया है। और वहीं ओपेक्स टू एम की बात करें तो 3.9% के आसपास आ गया है। एसेट क्वालिटी में भी कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी भी वाई वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे दोनों जगह इंप्रूव करी है। अगर ग्रॉस एनपीए नंबर देखें तो वो 1.16% से गिर के रह गया है 0.67% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और वहीं नेट एनपीए नंबर इंप्रूव किया है 0.59% से 0.39% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, मतलब बहुत ही बढ़िया एसेट क्वालिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपका 50 मोटा मोटी 50-50% के आसपास सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन बुक चल रहा है, और उसके बाद आपका नेट एनपी नंबर 0.39 है और ग्रॉस एनपी नंबर 0.67 है, तो आपकी एकदम प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी है। तो एसेट क्वालिटी में तो इनको कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही। अब फाइनली क्लोज कर देते हैं हम अपना कहानी इनके नंबर्स जान के, कि भाई इस क्वार्टर में कैसे कैसे नंबर्स आए। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो बड़ा 41% से ऑन वाई वाई लेवल, एंड 5.5% से ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं पी पॉप की बात करें, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो वो बड़ा 47% से ऑन वाई वाई लेवल एंड 5.6% से ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं पैट बड़ा पैट बढ़ा 46% से ऑन वाई वाई लेवल, एंड डी ग्रू किया 12% से ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। इसकी तो हम कहानी समझ ही चुके हैं कि वो टैक्स बेनिफिट मिला था लास्ट क्वार्टर में, इसकी वजह से ये डी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर फाइनली आरओई की बात करें तो आरओई इनका थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि आप ऐसे समझो ना, आरओई का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम अपॉन अपॉन टोटल टोटल जो आपके पास एसेट्स है, मतलब आपका जो पैट गिर गया आपने देखा कि पैट डी ग्रू किया 12% से। अब वो कोई भी रीजन था, उसको हमें एक बार छोड़ना पड़ेगा, हमारे पास एक पैट का नंबर आ रहा है, अगर पैट का नंबर ही घट गया और आपका बेस बढ़ गया तो थोड़ा सा आपका आरओए कम आ जाएगा, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो आरओए गिर गया 5.73% से 4.62%। लेवरेज है करीबन 3 टाइम्स ये लोग लेवरेज है, 2.9 टाइम्स लेवरेज है, और आरओई है अभी करीबन 13.4% के आसपास। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा कंपनी है। बजाज फाइनेंस से छोटा बेस है, इसलिए ज्यादा पेस पे ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, और
मतलब हमें बेसिक बेसिक बिजनेस मॉडल समझना है ना, तो ऐसा समझ लो कि बजाज फाइनेंस आज से 3 साल पहले जो भी काम कर रहा था ना, वो सारा काम ये कर रहे हैं और उसी उसी पेस पे स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बजाज फाइनेंस में इतना बड़ा बेस हो चुका है, इनका कुछ 27,000 करोड़ के आसपास का ही लोन बुक है, वहां पर 3 लाख करोड़ के आसपास का लोन बुक है, तो मतलब वो ऑलमोस्ट 10x है इनसे। तो 10x है इसकी वजह से ही, इसकी वजह से ही ये उससे ज्यादा पेस पे ग्रो कर पाया। ठीक है, तो यही थी कहानी पूना वाला फिनकॉर्प की। आगे चल के आज और भी कुछ 3 4 कंपनी के बारे में बात कर ही लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।